मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया हमारे बीच इस समय है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि आज भारत के निर्माण में जितना योगदान कारोबार का है उतना ही योगदान हमारे कल्चर का है। और सर, मैं खास तौर पे मानती हूँ कि आज विदेशों में जब हम जाते हैं तो भारत की एक अलग तरीके की पहचान बन गई है और हमेशा हम कल्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। और आप जिस धरती से आते हैं वहाँ तो कल्चर का एक अद्भुत स्वरूप नजर आता है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई सर, और आप उस जिम्मेदारी को आगे लेकर के बखूबी चले हैं। और महाकुंभ का समय है जहाँ हम विश्व के पटल पर पहचाने जाएंगे। क्या तैयारियां हैं सर इसकी? देखिए, जैसा आपने कहा कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भौगोलिक विविधताओं के साथ साथ में भारत में क्राफ्ट की, क्यूजीन की और कल्चर की, इन तीनों की बहुत डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। लेकिन इन विविधताओं के बीच में भी इन सारी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधने वाले बहुत सारे तत्व हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। और उनमें से एक तत्व जो बहुत प्रमुख है वो भारत का कुंभ है। एक ऐसा आयोजन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज असेट के रूप में, कल्चरल असेट के रूप में चिन्हित किया गया, मान्यता दी गई। एक ऐसा आयोजन जो विश्व को चमत्कृत करता है अपने स्केल के आधार पर। यदि आंकड़ों को दुनिया के किसी देश में किसी व्यक्ति के साथ में साझा किया जाए तो वो सहज रूप से उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। 2013 के कुंभ में जहां ऐसा अनुमान किया जाता है लगभग 13 करोड़ लोग आए थे जी। 2019 के अर्ध कुंभ में यह संख्या बढ़कर के 22-23 करोड़ हो गई थी और इस बार यह संख्या 45 करोड़ तक जाने वाली है। 45 दिन में 45 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन, दुनिया के इन दो देशों को छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश की जितनी पॉपुलेशन नहीं है, पूरे यूरोप की लगभग जितनी पॉपुलेशन होती है उतने लोग 45 दिन तक, 45 दिन के कालखंड में उस कुंभ में शरीक होने के लिए स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से वहाँ प्रयागराज में पहुँचेंगे। तो निश्चित ही कुंभ भारत की एक पहचान भी है और भारत की एकता के सूत्र में बांधने वाला एक तत्व भी है। जी सर, चूंकि जब कुंभ का जिक्र हो रहा है तो साधु संतों की एक मांग है और वो कह रहे हैं कि एक बोर्ड हमारे लिए भी बनना चाहिए और वो सनातन बोर्ड होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बोर्ड बना करके किसी परंपरा को जो है वो कोई सहयोग किया जा सके, ऐसा नहीं होता है। सनातन का सम्मान हो, सनातन की परंपराओं का सम्मान हो, और सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करते हुए हम विकास करें, इस मंत्र के साथ में सरकार काम कर रही है। जब हम विरासत की बात करते हैं तो भारत की विरासत और सनातन, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत की सनातनी परंपराओं का सम्मान हो, लेकिन कुछ लोग सुनियोजित रूप से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए सनातन को बेजा राजनीति का विषय बनाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव के समय में जिस तरह से सनातन को लेकर के टिप्पणियां की गई थी वो नितांत अस्वीकार्य है और देश की जनता ने उसका ठीक जवाब अपने वोट की चोट के माध्यम से दिया है। सर, आपने चूंकि चुनाव का जिक्र किया तो चुनाव में सनातन के साथ साथ संविधान का मुद्दा था और अभी हाल ही में जब एडजर्न हुई है संसद तो हमने देखा कि संविधान के मुद्दे को बीजेपी बड़े अच्छे तरीके से पटल पर लेकर के आई, लेकिन उस पर विवाद भी हो गया। क्या आपको लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद ये क्लैरिटी बीजेपी को थी कि अब इस मुद्दे को लेकर के आना पड़ेगा जनता के बीच, और यही वजह है कि वहां पर स्पीच दिए गए, या संविधान के मुद्दे पर बीजेपी भी मानी संसद के अंदर बहस करने में? देखिए, संविधान को लेकर के जिस तरह का झूठ गढ़ा गया, संविधान जो हमारी देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है, जिसके आधार पर प्रगति करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आजादी से लेकर के संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से पूरे देश के आने वाले भविष्य को, होने वाले परिवर्तनों को सापेक्ष रखते हुए जिस तरह से संविधान हमें दिया था और जिस संविधान के अनुरूप चलते हुए आज हम इस मुकाम पर आकर के पहुंचे, उसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसको राजनीति का विषय बनाया गया। संविधान को लेकर के अफवाहें फैलाई गई,
नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देश की जनता को ये विषय समझ में आया। हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में कई तरह के आयोजन करने के, प्रयोजन करने के, प्रयास करने के बावजूद भी जनता ने सर्वथा उस झूठ को नकार दिया। संविधान के गरिमा में ही 75 वर्ष पूरे हुए हैं जब हमने अंगीकार किया, तब से लेकर के निश्चित ही देश के सामने इस 75 साल की यात्रा के साथ साथ में संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा के साथ में इस संविधान को गढ़ा था, जी, बिकॉज लेजिस्लेटर का इंटेंट जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कानून प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने प्रस्तुत करते समय अब संसद के पटल पर या विधानसभा में रखा जा रहा है तो उस असेंबली में क्या कहा था वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह से किस विषय पर क्या विवेचना हुई थी, इन सब का विस्तार से यह समय है कि वो भारत के लोगों के सामने जाना चाहिए। 75 साल की इस यात्रा में संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप हम कहां तक अपना आचरण व्यवहार कर पाए, कहां तक देश को पहुंचा पाए, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक आत्मावलोकन का समय है। संसद में उस पर बहस सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने रखी थी, 2 दिन तक चर्चा हुई। सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से चर्चा को ओपन किया, अब उसको लेकर के बाद में लोगों ने उस संविधान से हट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति को मात्र संविधान की चर्चा को माध्यम बनाते हुए कोशिश की, उसको अगर मैं अलग छोड़ दूं। लेकिन उसके बाद में 2 दिन तक संसद में संविधान की गरिमा पर, संविधान की गौरवमयी यात्रा पर दोनों सदनों में बहस होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने और उनके साथ में विपक्ष ने मिलकर के अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संविधान निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन स्वर्गीय बाबा साहब को लेकर के फिर जिस तरह की राजनीति की, देश ने एक बार फिर उस मंजर को देखा। और शायद लोकतंत्र भारत में आजादी के 75 साल बाद में संविधान निर्माताओं की आत्मा और इस संविधान को रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने देश को अखंड रखने के लिए बलिदान किया, उन सब लोगों की आत्मा जहां कहीं भी होंगे वहां रोई होगी जब उन्होंने संसद के सामने वो आचरण और व्यवहार देखा कि सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको किस तरह से घायल किया जा रहा है, और वो भी एक बड़ी पार्टी के नेता के द्वारा जिसके पास में संविधान प्रदत्त लीडर ऑफ अपोजिशन का दायित्व है। उसका वह आचरण और व्यवहार देख करके मुझे लगता है कि संविधान की आंख में भी उस पुस्तक की, निर्जीव पुस्तक जो सजीव है लेकिन इमॉर्टल है, उस पुस्तक की आंख में भी जरूर आंसू आए होंगे। सर, लेकिन कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई, और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से संविधान के मुद्दे को जब संसद में रखा गया तो मुझे लगता है कि लोगों तक बात बीजेपी की पहुंच गई होगी और आगे जो नुकसान शायद इससे हो सकता था वो नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस सर कह रही है क्योंकि आप मुद्दे से घुमाना चाहते थे इसलिए आपने ये धक्का मुक्की का आरोप लगाया। देखिए, संविधान के विषय पर जब चर्चा पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा हो रही थी, तब क्या अवसर केवल भारतीय जनता पार्टी के पास में था? सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में उनकी संख्या के अनुरूप अवसर था। उनको सदन में जो बात करनी चाहिए थी वो बात करने के बजाय उन्होंने सदन में जो जिस तरह की चर्चा की और बाद में जिस तरह का व्यवहार किया उसको सबने देखा है। और इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। जो कुछ उन्होंने व्यवहार किया, वो व्यवहार किया या न किया, ये आपके और मेरे संवाद से तय नहीं होना है, वो तो पहले से डिजिटली कैप्चर्ड है। जी। इसलिए अब वो उसको लेकर के कि ये इसको मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुद्दा संविधान उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए संविधान जो है वो प्रेरक है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। जी सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी बिल आप सदन में लेकर के आए और विरोध हुआ, जिसकी शायद उम्मीद भी थी, विपक्ष विरोध करता भी। हालांकि ये इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले इसके सपोर्ट में थे। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन अब आपको कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, देश की आवश्यकता है। अगर देश का लोकतांत्रिक भारत का इतिहास उठा करके देखें, प्रारंभ के दौर में 70 के दशक से पहले तक जब चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चुनाव बिखरते गए, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर चुनाव होते गए। उसके कारण से निश्चित रूप से देश अब आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा, जिस लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से भारत विकसित भारत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जी, बार बार अलग अलग समय पर चुनाव होना निश्चित रूप से उस विकास की गति को कहीं न कहीं मध्यम करता है, उसको रोकता है।
ये समय है कि हमको अब वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करना चाहिए, और ये किसी एक पार्टी की विचार नहीं है। देश के सामान्य मानवी से आप गांव में जाकर के, मैं आपसे कहूंगा, आपके चैनल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस पर एक चैनल को सर्वे करना चाहिए। मेरी बात जगदीश कातिल साहब तक पहुंचे तो निश्चित रूप से चैनल के लोगों को इस पर सर्वे करना चाहिए और हिंदुस्तान के मीडिया को इस पर आगे उठ करके लोक भावना को समझने की कोशिश करना चाहिए। सामान्य आदमी, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि मैं धरा से जुड़ा हुआ हूं, ये चाहता है कि ये बार बार चुनाव होने की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए, एक साथ एक बार चुनाव हो। और 75 साल के इस लोकतंत्र में भारत का मतदाता इतना परिपक्व अवश्य हो गया, और ऐसे अनेक उदाहरण भी ढूंढे जा सकते हैं जी, जहां वो सही और गलत का चुनाव करता है। एक ही समय में होने वाले दो अलग अलग चुनाव में, चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो रहा है, तो वो अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार मतदान करके विजयी करता है। जी, yes, we are going to do it. Sir ने भी ये कहा है, and we are really appreciating your things that you are saying, sir, and we are going to do it in future. और सर, चूंकि हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती है। आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन झारखंड में चुनाव होता है और वहां बीजेपी कहती है कि नहीं भाई, 2 चरणों में हम चुनाव करेंगे, इतनी कम सीट्स हैं, तो ये सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा ये आरोप। देखिए, चुनाव तय करना किसका काम है? सरकार का काम है या बीजेपी पार्टी का काम है? अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना और इस तरह के बचकाना बयान देना, ये विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन चुका है। ये तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था है, वो तय करती है कि चुनाव कब, कहां, कैसे होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, वो तय करते हैं। इसको लेकर के इस तरह के झूठ फैलाना और वहां से आगे बढ़ करके ईवीएम पर जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो तो सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। एक ही साथ 2 चुनाव हो रहे हैं, जहां वो हारे हैं वहां ईवीएम गलत हो जाती है, जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है। तो ये जो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण और व्यवहार है, आज की युवा पीढ़ी, इस डिजिटल वर्ल्ड की युवा पीढ़ी, विकसित होते हुए भारत की युवा पीढ़ी इन सब विषयों को देखती है और समय आने पर इसका जवाब भी वोट की चोट से देती है। वो लगातार जो है वो सिकड़ते 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 हाशिए पर तो पहुंच गए, अब हाशिए पर अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, आजकल एक और मुद्दा बहुत जोरों से उठाया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, क्योंकि वो हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ये कहा जा रहा है कि संभल हमने देख लिया, अब जामा मस्जिद को लेकर के भी हो रहा है, तो ये विपक्ष भी कह रहा है कि जो गड़े मुर्दे हैं उसको उठाने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्या एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, पहला प्रश्न तो यह है कि कौन कर रहा है, इसकी खोज की जानी चाहिए। मैं जिस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा हूं, उस जगह पर बैठ करके मुझे जो चीज न्यायालय में विचाराधीन है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जिस दिन न्यायालय डिसाइड कर देगा, जब अयोध्या के राम मंदिर के विषय को लेकर के, राम जन्मभूमि स्थान को लेकर के विवाद इतने वर्षों तक चल रहा था, तब इस तरह के प्रश्न किए जाते थे, तब भी यही स्टैंड था। न्यायालय जिस दिन तय कर देगा उस दिन हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, उस पर काम करेंगे। न्यायालय ने तय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि राम जन्मभूमि जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, आज मंदिर बन गया है। जिस दिन न्यायालय तय कर देगा ज्ञानवापी के लिए, आपका जो है जिस दिन मथुरा के लिए जिस दिन तय कर देगा, जो तय करेगा उसको देश स्वीकार करेगा, उस पर आगे बढ़ेंगे। जो विषय न्यायालय में लंबित है उस पर इस तरह के सार्वजनिक मंच पर चर्चा करना न तो देश के हित में और न अनुकूल ही है। मैं ये मानता हूं कि इन विषयों पर चर्चा करने के बजाय देश में जिस तरह से गरीबी का उन्मूलन हो रहा है उस पर चर्चा करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल से भी, आपके नहीं, आपके जैसे सारे चैनल से इस बात पर आग्रह करूंगा कि इस पर चर्चा करिए कि किस तरह से देश के लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल रहे हैं, किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्गीय जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, तकनीकी के क्षेत्र में अपनी दक्षता प्रवीणता पूरे विश्व में सिद्ध कर रहा है, किस तरह से सामरिक दृष्टि से भारत साजो सामान बनाने में अपना प्रभुत्व हासिल कर रहा है, किस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भारत जो है वो अपनी महारत हासिल कर रहा है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष के लोग केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन सब से आंख मूंद करके केवल और केवल ऐसे विषय जो भारत की एकता और प्रगति में बाधक हो सकते हैं उन सब पर चर्चा करते हैं। जब भी बात संविधान की होती है, जब भी मंदिर मस्जिद मुद्दे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, ये कहा जाता है।
सर, आरएसएस प्रमुख की तरफ से भी इस पूरे मैटर को लेकर के बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। आप उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं। संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की टिप्पणी पर कोई भी वक्तव्य देने, एनालाइज करने का मैं अधिकारी नहीं हूं जी। और दूसरा, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो संघ का संघ प्रमुख कहता है वो हम सब के लिए ब्रह्म वाक्य, हम सबको उसको मानना चाहिए। क्या बात है। और सर, मुझे लगता है आपके इस बयान से ही ये क्लैरिटी भी होती है। जो क्लैशेस की बातें भी पहले हमने सुनी, हालांकि चुनाव और कम से कम हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद तो सारी तस्वीर क्लियर हो चुकी है। शेखावत जी, चूंकि संविधान के जिक्र के साथ जब हम देश का जिक्र करते हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी बनता है कि भारत जिस स्वरूप में आगे बढ़े और वैश्विक पटल पर जाए, खासतौर पर जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ जो हमारे संबंध हैं उसको लेकर के देश सही तरीके से आगे बढ़े और जो मैसेजिंग है वो सही तरीके की होनी चाहिए। तो कल्चरली अगर हम विदेशों के साथ बात करें तो क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप अब दोबारा जब सत्ता में आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे दोस्ती वाले संबंध रहे, तो अमेरिका के साथ संबंध हो, चाइना के साथ हो और खासतौर पर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध। देखिए, निश्चित रूप से भारत के संबंध सब देशों के साथ में अच्छे हों। यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उठा करके देखें, पिछले 10 साल में भारत के मित्र राष्ट्रों की संख्या बहुत बढ़ी है और भारत ने जिस तरह से सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति की है और जिस गति के साथ में प्रगति की है, भारत से निकले हुए ज्ञान का, भारत से निकले हुए विषयों का और भारतवासियों का, इन सब का सम्मान विश्व के पटल पर एक बार नए सिरे से पुनर्स्थापित हुआ है। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि ये भारत की संस्कृति के पुनर्जागरण और पुनर्स्थापन का काल है। जब भारत से निकले हुए ज्ञान, चाहे वो भारत का आयुर्वेद है, चाहे वो भारत का योग है, चाहे वो जो सब भारत की संस्कृति के हिस्सा हैं, जो भारत की जीवन पद्धति है, जो भारत की कृषि परंपरा है, इन सब के बारे में, भारत की संस्कृत, भारत का विज्ञान, इन सब के बारे में जो है विश्व के दृष्टि में सम्मान जो है वो नए सिरे से स्थापित हो रहा है। भारत को जानने का कौतूहल नए सिरे से पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है। ऐसे में निश्चित ही भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आजकल सॉफ्ट पावर कहते हैं, इस सॉफ्ट पावर के आधार पर विश्व का प्रणम्य देश ऐसा बन सकता है। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। हम जहां सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हम जहां सबसे तेज गति से बढ़ने वाले तकनीकी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाने वाले देश बने, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। हम सेमीकंडक्टर से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन तक सब क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ में विकास करते हुए नया कीर्तिमान बना रहे हैं। ऐसे समय में जब हम दुनिया के टॉप 10 सामरिक सामान बनाने के वाले और एक्सपोर्ट करने वाले देशों की श्रृंखला में खड़े हो गए, ऐसे समय में जब विश्व में इन सब क्षेत्रों में हम प्रगति कर रहे हैं, गति के साथ में प्रगति कर रहे हैं, भारत की सांस्कृतिक प्रभुत्व जो है, जो महत्ता है, जो ताकत है, वो भारत को इन सब से ऊपर उठाने का एक अवसर प्रदान करती है, भारत को विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में ले जाती है। और ये ऐसा मैं नहीं कहता, अभी एक नोबेल लॉरेट ने एक आर्टिकल लिख करके कहा है कि किसी भी दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनने के लिए किसी भी देश को सामरिक, तकनीकी और आर्थिक शक्ति के अतिरिक्त जो है वो कल्चरल पावर की भी आवश्यकता होती है। जो मैं ये समझता हूँ कि भारत में के पास में जो ताकत है वो दुनिया के किसी देश के पास में नहीं है, और वो हमें विश्व का नेतृत्व करता और साथ साथ में सिंस कल्चर एंड टूरिज्म यूनाइट्स अस, हम सबको जोड़ती है, उस दिशा में आगे ले जाने के लिए हमें मार्ग हमारा प्रशस्त करेगा। सर, क्योंकि आप राजस्थान की धरती से आते हैं और सरकार 1 साल पूरा होने को है, आप भजनलाल सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने निश्चित रूप से लोक भावना और अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। और पिछले 1 साल में जो वादे राजस्थान के चुनाव के समय में हमने विधानसभा के चुनाव के समय किए थे, उन सब वादों को धरातल पर उतारने के लिए काम किया है। इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के दीर्घकालिक विकास को लेकर के, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए उसको लेकर के, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान समिट की एक कीर्तिमान राजस्थान ने बनाया कि देश में सबसे ज़्यादा वन गो में सबसे ज़्यादा एमओयूज अगर किसी प्रदेश में हुए तो राजस्थान में हुए। इतने वर्षों से लंबित मुद्दे जिसको अटकाने, भटकाने, लटकाने का आशय प्रयास आदरणीय गहलोत साहब ने 5 साल तक किया था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए
मुझे बदनाम करने के लिए जिस ईआरसीपी को रोका था, वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पीएपी पुरानी पीकेसी के साथ मिलकर के एक नए कैलेवर में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का हित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं। ऐसा बहुत लंबी मैं श्रृंखला आपके सामने इन विषयों की रख सकता हूं, जहां पिछले 1 साल में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लोगों की भावना के अनुरूप काम करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और उसका परिणाम अभी बाई इलेक्शन हुए, हम 1 सीट पर थे, वहाँ से हम 1 से 5 तक पहुँचे हैं। ये अपने आप में एक इस बात का सर्टिफिकेट है। सर, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी और राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने आपने बताया किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें पीछे आई वो ये भी थी कि यंगस्टर्स जो हैं यानी यंग नेता जो हैं वर्सेस एक्सपीरियंस नेता, उनके बीच कुछ अनबन जैसी खबरें थी, ऐसा था क्या? और अगर था तो सॉर्ट आउट कैसे हुआ? मुझे लगता है 2023 से पहले ऐसा कांग्रेस की सरकार में जरूर था जहां वरिष्ठ लोगों और युवाओं के बीच में मतभेद था। भारतीय जनता पार्टी में न तो यह परंपरा और न कहीं इस बात की कोई गुंजाइश भी है। यानी सब कुछ ठीक है सर? एकदम ठीक है, कहीं कोई भेद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो है राजनीति में इस तरह के भेद विभेद की गुंजाइश नहीं हो सकती। हो सकता है किसी विषय को लेकर के हमारे दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार में सामूहिक निर्णय की परंपरा है। हम निर्णय से पहले एक साथ बैठ करके अपने अपने मंतव्य को, अपने दृष्टिकोण को रख सकते हैं, सार्थक चर्चा कर सकते हैं, विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद में हम सब एक उस निर्णय के साथ में खड़े हैं और उस निर्णय को अंतिम सांस तक उसको सफल बनाने के लिए पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से काम करते हैं। क्या बात है। और वसुंधरा राजे जी को भी लेकर के जो है बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के भी हाल में उनसे मुलाकात भी हुई है और नाराजगी की भी खबरें थी, और इसी बीच राष्ट्र अध्यक्ष बनाने की भी बात आ रही है कि राष्ट्र अध्यक्ष अगला कौन होगा बीजेपी में। आई नो इट्स टू क्विक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली आप इसका जवाब शायद ना भी दे, लेकिन इन दोनों ही सवालों का जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, ये तय करना न तो मैं अधिकारी हूँ और न ही मुझे उस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक परंपरा है, अभी बूथ अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, उसके बाद मंडल के अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है जी। मंडल अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता मिलकर के जिले के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, वो प्रदेश का अध्यक्ष तय करेगा और प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जाएगा। ये पर चर्चा का विषय भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मुझे लगता है कि जो इसको जानते नहीं है वो शायद इस तरह के प्रश्न करते होंगे। जहाँ तक आदरणीय वसुंधरा जी का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो है शीर्ष नेताओं में शुमार है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रही हैं, 2 बार राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। हम सब की नेता हैं, हम सब के लिए हम सब के मन में उनके लिए सम्मान है। उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव के आधार पर हम सब लोग, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हम केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग हों, किसी का व्यक्तिगत भेद हो सकता है, लेकिन उनका अनुभव का लाभ राजस्थान को मिले, उनके अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले। हम सब खुले हृदय से उनके अनुभव के साथ में साझा करके काम करते हैं और हमेशा करते आए। ये भी मुझे लगता है कि कहीं कुछ लोगों ने अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए शायद इस तरह की दरार, कहीं फॉल्ट लाइन इस तरह की क्रिएट की जा सके, इसकी संभावनाओं को बहुत बार तलाशने की कोशिश की है, लेकिन अंततः उनको भी मुंह की खानी पड़ी है। जी। और लोकेश शर्मा को लेकर के सर ये चर्चाएं हो रही है, वो सरकारी गवाह बन गए हैं, उस पर कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें। देखिए, सरकारी गवाह बन गए हैं और सच देश के सामने आ गया है। किस तरह से व्यक्तिगत निजता का हनन सरकार ने किया और सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया, किस तरह से झूठ पर झूठ बोले और अपनी विफलताओं को फिर कहूँगा छिपाने के लिए, जो मैंने 2020-21 में भी लगातार इस बात को कहा था कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर कालिख पोतने के जो प्रयास उन्होंने किए, वो अब सच जनता के सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता ने तो 2023 में उनके इन सब जो है दुर्भावनापूर्वक किए गए आचरण और व्यवहार को नकार दिया था जी। अब लोकेश शर्मा अप्रूवर बन गए हैं, उसके बाद में अब न्यायिक प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। समय आने दीजिए। मैंने पहले एक बार कहा था कि जिन लोगों ने यह पाप किया है उनको निश्चित रूप से इस पाप की सजा मिलेगी, और आज फिर ये कह रहा हूं कि जिन्होंने यह पाप किया था
उनको उनको मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। आखिर सत्य की विजय होगी। मुझे लेकर के एक सोसाइटी को लेकर के कितने अनर्गल प्रलाप किए गए थे, कितने तरह के झूठ बोले गए थे, कितनी तरह से झूठे जो है सिस्टम का दुरुपयोग करके और बार बार जो है लांछन लगाने की कोशिश की गई थी। मेरे परिवार के सदस्यों का, मेरी दिवंगत माँ तक को भी जिस तरह से इसमें घसीटने की कोशिश की थी, आखिर सत्य सामने आ गया। न्यायालय ने निर्णय कर दिया, उसके बाद में लोगों के मुंह पर ताला लगा है। इसमें भी समय आने दीजिए। सब जो है, जो कुछ अब लोकेश शर्मा जी के अप्रूवर बनने के बाद में जो कुछ क्लियर हुआ है वो और भी स्पष्ट सबके सामने निश्चित रूप से हो जाएगा। और सर, जाते जाते, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियों से ही हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी और आप हमारे संस्कृति का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहें? क्योंकि 45 दिन और 40 करोड़ लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर। देखिए, मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों को, भारत को एक साथ में एक जगह पर देखना हो, कुंभ से बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता। और भारत की परंपराओं की जिस सनातन की हम बात करते हैं कि हजारों साल से जो अक्षुण्ण परंपराएं चल रही है, उनमें से एक हमारा जो कुंभ भी है, जिसका उल्लेख जो है वैदिक काल के इतिहास से लेकर के महाभारत के काल के इतिहास में, उसके बाद में आप मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद के सारे समय में उस कुंभ के जो उल्लेख मिलते हैं, उस कुंभ को एक बार जाकर के अवश्य देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो गीता में जिस तरह का विषय आता है महाभारत में, कि गीता के श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के लिए सुनाए, उसको समझाने का प्रयास किया, डिस्कोर्स हुआ, बातचीत हुई दोनों के बीच में, लेकिन जब वो नहीं समझ पा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन दिया और उस एक दर्शन, निमिष मात्र के दर्शन से जो कुछ 750 श्लोक से नहीं समझ में आया था, वो एक निमिष मात्र के दर्शन से समझ में आ गया। भारत को एक दिन 2 दिन कुंभ में जाकर के भारत की सांस्कृतिक विशालता और विविधता का दर्शन उस कुंभ में जाकर के हो सकता है। वो भारत के विराट रूप का दर्शन है, अवश्य सबको जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे साथ चर्चा पे बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अवसर दिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।